सक्सेस इज नॉट समथिंग दैट यू बाई एट नाइट एंड ईट एट मॉर्निंग। यानी सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप रात को खरीद लें और सुबह उठकर खा लें। तब सफलता कैसी चीज़ है? सफलता तब कैसी चीज़ है, इसको हम लोग जानेंगे आज के इस चैप्टर में। तो हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग जानने वाले हैं आपके क्लास 10th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री की फुटप्रिंट्स विदाउट फूड के जो फीट के जो कुछ लास्ट चैप्टर्स हैं, उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल चैप्टर जो कि आपका द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट है, इसके बारे में जानेंगे। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट यानी साइंटिस्ट बना कैसे जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। और एक ऐसे बच्चे की कहानी इसके अंदर आपको मैं सुनाऊंगा जिसने आपकी ही उम्र में आपकी ही जैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, लेकिन आप दिन भर में जो चीज़ देखकर छोड़ देते हैं उस चीज़ को इसने छोड़ा नहीं, उस चीज़ को इसने पकड़े रखा और आगे चलकर इसी चीज़ ने इसको एक बहुत ही रिमार्केबल साइंटिस्ट बना दिया। मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मोबाइल तो ये उस समय पर मोबाइल थी ही नहीं, ठीक है? तो आप लोग भले ही दिन भर मोबाइल देखकर छोड़ दें, लेकिन इसने मोबाइल नहीं, इसने बटरफ्लाइज़ को देखा और बटरफ्लाइज़ के ही पीछे इसने इतना मेहनत कर डाला कि इन्हीं बटरफ्लाइज़ ने इनको आगे चलकर एक साइंटिस्ट बनने में मदद करी। अब ये बटरफ्लाइज़ के पीछे कैसे मेहनत की? बटरफ्लाइज़ तो आप लोग भी देखते होंगे। अगर आप लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं तब आपको पार्क के अंदर, और अगर आप लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं तब तो आपको आपके घर के बगल ही बटरफ्लाइज़ दिख जाएंगी। इन बटरफ्लाइज़ को आप देखकर छोड़ देते हैं, लेकिन रिचार्ड ने इसको छोड़ा नहीं, अगर आगे चलकर ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। इस स्टोरी के अंदर आप कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं जिनमें मेन तो आपके प्रोटैगनिस्ट रिचार्ड एब्राइट ही हैं। साथ ही साथ इनकी माँ, इनके टीचर, इनके मोटिवेटर, इनके दोस्त, इनके तरह कई सारे नाम आप देखते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग स्टोरी के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले तो स्टोरी की भूमिकाएं बना रहे हैं, स्टोरी का जो क्या बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। तो आप कह सकते हैं हैशटैग माहौल बना रहे हैं ये, ठीक है? तो माहौल की बात करूं तो ये माहौल कैसे बनाते हैं, ये कह रहे हैं कि ही हैड बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस हिज बॉयहुड ईयर्स। बॉयहुड ईयर्स यानी यंग ईयर्स आप कह सकते हैं, यानी जब ये यंग ईयर्स में थे अपने, या फिर आप कह सकते हैं तो टीनेज में थे जब ये, ठीक है? तो अपने टीनेज के ईयर में ही क्या थे, ये साइंस में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते थे। एज अ रिजल्ट हुआ ये कि एट द एज ऑफ 22 ही एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी। इन्होंने 22 साल की उम्र में साइंटिफिक वर्ल्ड को एक ऐसी नई थ्योरी दी जिससे पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड एक्साइट हो गया। एक्साइट होने का मतलब होता है सरप्राइज हो गया। यहाँ पर पूरी साइंस की जो एरिया है उसको इन्होंने सरप्राइज कर दिया। और आप क्या देखते हैं, और आप देखते हैं कि इट वॉज कंसर्न विद द वर्किंग ऑफ सेल। ये किसकी बात करता था? कंसर्न यानी टॉक अबाउट, ये किसकी बात का किया करता था? ये बात करता था कि सेल आखिरकार आपकी काम कैसे करती है, इस पर चर्चा की थी रिचार्ड एब्राइट ने। और ये जो बात थी इतनी ज़्यादा सबको अच्छी लगी कि एब्राइट एंड हिज कलीग रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल। पूरी रात ये एब्राइट और इनके कलीग रूममेट जागे और इन्होंने अच्छे अच्छे चित्रों के जरिए, अच्छे अच्छे नोट्स के जरिए उस थ्योरी को एक आर्टिकल के रूप में कन्वर्ट किया। और ये जो थ्योरी थी इसको प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल साइंस अकेडमी, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस नाम की जर्नल में इसको क्या किया गया, इसको छापा गया। जर्नल आप क्या कह सकते हैं, अ टाइप ऑफ फेमस मैगजीन आप कह सकते हैं, प्रेस्टिजियस मैगजीन। उस समय पर या फिर आज के भी समय पर अगर आप साइंस के बारे में कुछ जानते हैं तब आपको इसके बारे में थोड़ा पता ही होगा। ये जो आपकी है ये एक तरह की ऐसी मैगज़ीन है जिसके अंदर किसी का नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोगों की उम्र बीत जाती है, ज़िंदगी भर वो इसी में रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन इनका जो नाम है वो इसके अंदर नहीं आता, क्योंकि ये जो हमारी प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल साइंस ऑफ अकेडमी है ये उन्हीं लोगों का नाम छापती है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल डिस्कवरी कर रखी हो। अब इट वाज फर्स्ट ऑफ हिज मैनी अचीवमेंट। अब इनकी ज़िंदगी में इनको बहुत सारे अचीवमेंट मिलने थे, तो उनमें से ये इनका पहला अचीवमेंट ही था। इन द फील्ड ऑफ साइंस इट स्टार्टेड विद हिज स्टडीज़ ऑन बटरफ्लाइज। और अगर आपको लग रहा हो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम किया हो, इन्होंने बहुत बचपन से ही बचपन में किसी बीकर में पैदा हुए थे या किसी टेस्ट ट्यूब में पैदा हुए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भी हमारे आपकी तरह बच्चे ही थे और इन्होंने इनकी सारी स्टडी को शुरू किया एक क्यूरियोसिटी के साथ जिसका नाम था बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना। अब बात करते हैं डीप में। तो अब्राइट वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। अब्राइट अपने माता पिता के केवल इकलौते बच्चे थे। दे लिव्ड इन द नॉर्थ रीडिंग पेंसिल्वानिया। ये पेंसिल्वानिया की जो रीडिंग है, मतलब पेंसिल्वानिया का जो रीडिंग एरिया है, जैसे यूपी का जो दिल्ली एरिया हो वैसे ही पेंसिल्वानिया में जो रीडिंग है
उसके नॉर्थ क्षेत्र में रहा करते थे। देयर वॉज नथिंग फॉर एब्राइट टू डू देयर, चूँकि अपने माता पिता के एक ही बच्चे थे तो इनके लिए वहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं था। ही हैड नो कंपेनियंस, कंपेनियन इनका वहाँ पर कोई नहीं था, यानी इनका साथी कोई नहीं था वहाँ पर। कंपेनियन यानी कोई ऐसा आदमी जिसके साथ आप खेल सकें। और खेलने के लिए ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं तो कम से कम 2 कैरेक्टर की तो ज़रूरत रहती ही है। तो ही वॉज नॉट गुड प्लेयर, अब ये इसीलिए एक अच्छे प्लेयर भी वहाँ मतलब खेल नहीं खेल रहे थे। और बट हिज हॉबी वाज कलेक्टिंग थिंग्स, लेकिन इन्होंने वहाँ खेलने का काम अच्छे से नहीं किया। लेकिन कौन सा काम अच्छे से किया, इन्होंने अपनी हॉबी को फुल्ली, अपने हॉबीज़ को अच्छे से इन्होंने फॉलो किया, जो कि थी चीज़ों को इकट्ठा करना। तो एब्राइट वाज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड यानी आप कह सकते हैं अट्रैक्टेड। जो एब्राइट थे क्या रहते थे, ये अट्रैक्टेड रहते थे, यानी इनको कौन सी चीज़ अच्छी लगती थी, बटरफ्लाइज इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, बटरफ्लाइज से प्रायः अट्रैक्टेड रहा करते थे। तो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन के ही क्षेत्र मतलब किंडरगार्टन के ही टाइम में इन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। किंडरगार्टन बेसिकली ऐसी क्लासें होती हैं जो कि क्लास आपकी जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप सबसे पहले प्ले ग्रुप में जाते हैं, तो प्ले ग्रुप से लेकर जब तक आप फर्स्ट क्लास में जाएं तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड रहता है इसको आप लोग किंडरगार्टन कह सकते हैं। यानी नर्सरी, LKG, UKG और अब तो और अपर लोअर आ गए हैं ना, तो ये सारे जो 3-4 साल आप बीच में देते हैं उसको आप लोग किंडरगार्टन कह सकते हैं। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड क्वाइन, सबसे पहले कई सारी चीज़ें कलेक्ट किया करते थे, जैसे रॉक्स को, फॉसिल्स को और क्वाइंस को। एंड ही ऑल्सो बिकम अ स्टार गेजर एंड ईगर एस्ट्रोनॉमर, ये एक स्टार गेजर भी बने यानी सितारों को देखने वाले भी बने, और ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बने यानी उत्सुक एस्ट्रोनॉमर भी बने। अब क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि ये जो फैसिनेटेड रहते थे तो ये क्या करते थे, सबसे पहले तो कि ये सारी चीज़ों को कलेक्ट किया करते थे, रॉक, फॉसिल को और क्वाइंस को भी कलेक्ट किया करते थे और बटरफ्लाइज को भी कलेक्ट किया करते थे, और ये स्टार गेजर भी बने और ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बने। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि भले ही हम लोग छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ें करने का सोचे, लेकिन आगे चलकर हमें उसी में से कोई एक चीज़ करनी पड़ती है। उसी तरह से कई सारा काम बचपन में कर सकते थे, एस्ट्रोनॉमर बन सकते थे, स्टार मतलब एस्ट्रोनॉमर बन सकते थे और स्टार्स पर ही स्टडी कर सकते थे, ये फॉसिल्स पर, रॉक्स पर भी स्टडी कर सकते थे, क्वाइन पर भी स्टडी कर सकते थे। लेकिन इन्होंने इन सारी चीज़ों को छोड़कर बटरफ्लाइज की तरफ मुंह खोला और ये बटरफ्लाइज की तरफ स्टडी करने लगे। एब्राइट्स मदर रिकॉग्नाइज हिज क्यूरियोसिटी, इनकी माता बड़ी भाई दिमाग मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट थी, कि इनको समझ में आ गया कि इनका बेटा जो है एक बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, और अगर नहीं बनने वाला तो ये उनकी रिकॉग्नाइज करती हैं उनकी क्यूरियोसिटी को, यानी जो एब्राइट की क्यूरियोसिटी थी उसके बहुत ज़्यादा मानती थी। एंड इनकरेज हिम, और इनको इनकरेज भी किया करती थी, मोटिवेट भी किया करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, ये उनको ट्रिप्स पे ले जाया करती थी। ट्रिप्स आपने सुना भी होगा वर्ड, जिसका अर्थ होता है छोटी छोटी जो ट्रैवल्स होते हैं उनको आप ट्रिप्स कहते हैं। तो शी ऑल्सो बॉट हिमसेल्फ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, तो जहाँ पर वो इनके लिए टेलीस्कोप यानी दूर देखने वाला और माइक्रोस्कोप यानी पास देखने वाला, जो दोनों यंत्र होते हैं उनको लिया, और साथ ही साथ कैमरा को भी लिया जिससे पिक्चर्स ले सकें। एंड अदर इक्विपमेंट सो दैट ही कुड फॉलो हिज हॉबीज़, और इनके लिए कुछ अलग इक्विपमेंट्स भी लिए जिनसे अपनी हॉबीज़ को पार मतलब अपनी हॉबीज़ को समझ सके, अपनी हॉबीज़ को कर सके, फॉलो कर सके। एब्राइट्स मदर वाज हिज फ्रेंड अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक इन्होंने स्कूल पूरा नहीं स्टार्ट कर दिया तो किंडरगार्टन तक अब एब्राइट की मदर ही इनकी कंपेनियन थी, इनकी साथी थी, इनकी दोस्त थी। शी वुड ब्रिंग होम टू फ्रेंड्स, और जब ये स्कूल जाने लगे तब ये इनके लिए फ्रेंड घर पर ही लाने लगी। ही वाज मतलब अभी बाहर जाने के लिए इनके पास टाइम नहीं रहता था, तो बाहर से दोस्त इनके लिए ले आया करती थी, सो दैट ये बाहर की दुनिया को भी जान सकें। तो ही वाज हर होल लाइफ आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, वो कहती हैं कि मेरी हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद ये जो मतलब जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, कब, जब एब्राइट केवल 3 क्लास में थे, तीसरी क्लास में थे, तभी इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। और ये कहती हैं कि उसके बाद रिचार्ड जो था यही मेरी पूरी दुनिया थी, ऐसे इनकी माता कहती हैं। अब एब्राइट मदर वुड फाइंड वर्क फॉर रिची, एब्राइट मदर कहती हैं कि मैं इसके लिए काम लेके आया करती थी। इफ़ ही हैडेंट नथिंग टू डू, जब इसके लिए कुछ भी करने के लिए नहीं रहता था तब मैं इसके लिए काम भी लाया करती थी। फिर वो कहती हैं लेकिन कोई फिजिकल काम नहीं रहता था। शी फाउंड लर्निंग टास्क फॉर हिम, ये उसके लिए लर्निंग यानी सीखने, जानने, समझने का काम लाया करती थी। ही हैड अ ग्रेट हंगर ऑफ लर्निंग, क्यों, क्योंकि उनको सीखने की बहुत भूख रहती थी। हंगर को आप कह सकते हैं क्यूरियोसिटी अगेन, कि इनको क्यूरियोसिटी रहती थी। आगे आगे कहती हैं कि ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, इन्होंने स्कूल में टॉप ग्रेड्स को पाया, यानी
सिंपल बात है, जो बच्चा इतनी क्यूरियोसिटी के साथ पैदा हुआ है, छोटी उम्र में इतनी चीज़ें कलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आपको धीरे धीरे लग ही रहा होगा कि इनको टॉप ग्रेड्स मिलने चाहिए। बाय द टाइम ही वॉज सेकेंड ग्रेड, धीरे धीरे जब ये सेकेंड ग्रेड में गए, ही हैड कलेक्टिंग 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज। दीज वर फाउंड अराउंड हर होम टाउन, के होम टाउन पेंसिल्वानिया रीडिंग के आसपास पाई जाने वाली जो 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज थी, उनको इन्होंने कवर किया, उनको इन्होंने खोजा और उनका नाम भी पूरा टेबल में कर इन्होंने लिख रखा है, जो कि आपकी बुक में प्रिजर्व है, जो कि आपको आपकी एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगा। वन डे इज मदर गेव हिम अ चिल्ड्रन बुक, एक दिन उसकी माँ उनके लिए चिल्ड्रन बुक लाई, जिन्होंने उसके लिए पूरा विज्ञान का संसार ही खोल दिया एब्राइट के लिए। और किताब का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क एक तरह की बटरफ्लाई है, जिसके बारे में एब्राइट थोड़ा सा पहले से भी जानते थे, क्योंकि ये जो टाइप है बटरफ्लाई की, ये इनको पहले भी मिल रखी थी जब ये 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई को कलेक्ट कर रहे थे। और आप क्या देखते हैं, और आप देखते हैं कि इट डिस्क्राइब्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इसमें बताया गया था कि क्या मतलब, इसका मतलब गया था कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो एक निश्चित मौसम में कहाँ चली जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं। माइग्रेट यानी जैसे आप यहाँ पर केवल ट्रैवल लिख सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का ट्रैवल है। मैं लिख देता हूँ ट्रैवल। ये क्या है, ये एक तरह का ट्रैवल है, ट्रैवल है, ठीक है, ये एक तरह का ट्रैवल है। ये क्या कहती हैं, कहते हैं कि जो मोनार्क बटरफ्लाई हैं वो सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि मतलब ट्रैवल ये एक तरह का है, माइग्रेशन का अर्थ होता है ट्रैवल, लेकिन एक ऐसा ट्रैवल जहाँ पर आपको एक जगह पर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप दूसरी जगह पर मिल रही है तो उसके लिए आप चले जाएँ। जैसे अगर आपको भारत में कम पैसे मिल रहे हैं और विदेश में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आप विदेश में चले जाएंगे, तो आप माइग्रेट कर गए हैं। उसी तरह से साइबेरियन बर्ड की बात करें तो साइबेरिया, रसिया का जो साइबेरिया एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है ठंडी के मौसम में, इसीलिए साइबेरिया बर्ड्स वहाँ से भारत चली आती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो उनको दिक्कतें हो रही थी, यहाँ पर उनको आराम है, इसलिए चली आती हैं। उसी तरह से मोनार्क बटरफ्लाइज के माइग्रेट होने का अनुमान लगाया गया था। तो दिस बुक फैसिनेटेड हिम, इस किताब को इन्होंने पढ़ा और ये किताब उनको अच्छी लगी, और चूंकि अनुमान ही लगाया गया था तो इसकी पुष्टि के लिए एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। क्या ये बटरफ्लाई का माइग्रेशन हो रहा है सच में, इसको जानने के लिए रीडर्स को इन्वाइट किया गया था, यानी रीडर्स को एक तरह से चैलेंज किया गया था। तो उनको क्या चैलेंज किया गया था, उनको चैलेंज किया गया था कि आप टैग कर दीजिए बटरफ्लाइज को फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा। कनाडा की जो मॉन्ट्रियल और ओटावा के बीच में जो टोरंटो है, ठीक है, नहीं मॉन्ट्रियल ओटावा टोरंटो सबसे नीचे है टोरंटो, तो जो सबसे नीचे आपकी टोरंटो है, ये मॉन्ट्रियल ओटावा टोरंटो, यहाँ पर सबसे नीचे जो टोरंटो है, ये जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के जो आप कहेंगे कि एक रिसर्चर हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि रिसर्च जो डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें रीडर्स को इनवाइट कर रखा है कि आप आवें और इस रिसर्च में काम करें, इस रिसर्च की पुष्टि में। तो एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई, इन्होंने ऐसा टास्क दिया था कि किसी को भी टैग बटरफ्लाई मिलेगी तो वास आज टू सेंड द डॉक्टर अर्कहार्ट। हमसे कहा गया था कि ये जो किताब पढ़ रहा है इसको क्या करना है, इसको अगर इसके क्षेत्र में मोनार्क बटरफ्लाइज पाई जा रही हैं तब आपको मोनार्क बटरफ्लाइज के विंग पर टैग कर कि यहाँ से जा रही हैं, उसको टैग कर छोड़ देना है। अगर वो बटरफ्लाई जहाँ पर भी मिलेगी वहाँ से उसको डॉक्टर अर्कहार्ट के पास देने के लिए कहा गया था, सो दैट अर्कहार्ट ये जान सकें कि हाँ ये बटरफ्लाइज यहाँ पर आ रही हैं। अब एब्राइट स्टार्टेड टैगिंग मोनार्क बटरफ्लाइज, अब इनके आसपास तो मोनार्क बटरफ्लाइज पाई जा रही थी तो इन्होंने उसे टैग करना शुरू कर दिया, उनके पंखों पर पर्चियाँ लगानी शुरू कर दी। तो द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट ओनली 6 वीक्स इन लेट समर। रीडिंग में जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो सीज़न इनका रहा वो केवल 6 हफ्तों तक ही रहा। लेट समर की जो मतलब समर के जो महीने थे उनके लास्ट महीनों में केवल 6 हफ्तों तक ही इन्होंने ऐसा किया, और इन्होंने कहा कि मुझे अब बोर होने लगे थे। तो ही रियलाइज्ड दैट चेजिंग द बटरफ्लाई वन बाय वन वॉन्ट इनेबल हिम टू कैच मैनी। इनको ये पता चल गया था कि अगर मैं एक एक कर बटरफ्लाइज को कैच करूँगा तब मैं बहुत सारे बटरफ्लाइज को कैच नहीं कर सकता हूँ। सो आई डिसाइडेड टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज निकालूंगा, यानी ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज निकालूंगा। अब ग्रुप कैसे पकड़ेंगे भाई, तो उसको भी तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने उसको करने के लिए अपने दूसरे दिमाग का यूज़ किया। कौन सा दिमाग लगाया भाई इन्होंने अपने साइंस का दिमाग लगाया। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क एंड टेक हर एग्स। ये एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लेते थे, उसके अंडे लेते थे, एंड ही वुड रेज देम इन हिज बेसमेंट फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपल।
प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। आपको पता हो तो बटरफ्लाई की जो ज़िंदगी है वो इस तरह से चलती है कि पहले अंडे रहते हैं, अंडे से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से आप देखते हैं प्यूपा बनेगा, प्यूपा से मतलब एक ऊपर मतलब कैटरपिलर बनेगा, प्यूपा बनेगा, और प्यूपा से फिर एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। ऐसे आप देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अंडे ले लिए, और अंडे लेने के बाद ये जो कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट बटरफ्लाई का जो पूरा जीवन है ये इसको अपने बेसमेंट में ही करने लगे। यानी समझ रहे हैं ना आप, पूरे साइंस को अपने बेसमेंट के अंदर ही करने लगे, जहाँ पर जब एडल्ट बटरफ्लाई जब पूरी हो जाती तब ये क्या करते, देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई विंग एंड लेट देम गो। जब ये पूरी बटरफ्लाई एडल्ट बटरफ्लाई को पा जाते तब उसके विंग को टैग कर देते और उसको वहाँ से भेज देते। आगे आगे आप देखते हैं कि हाँ ठीक है, ही गॉट रियलाइज्ड। अब ये तो हो गई इनकी पहली चीज़ जो कि इनके साइंटिस्ट बनने में काम आई। दूसरी, ही गॉट बिजी विद अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अब ये इधर टाइम पर अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में बिजी हो गए। साथ ही साथ ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर। इनको एक काउंटी साइंस फेयर, यानी काउंटी एक लेवल है तो उस लेवल के साइंस फेयर में इनको एडमिशन, उन्होंने एक एडमिशन भी ले लिया। जैसे अगर आप लोग अपने स्कूल में 15 अगस्त पर लेते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि मैं ये गाना गाऊंगा, मैं वो गाना गाऊंगा। उसी तरह से इन्होंने क्या बताकर एडमिशन लिया था, इन्होंने ये बताकर एडमिशन लिया था कि मैं यहाँ पर स्लाइड लाऊंगा फ्रॉक टिश्यू की और उसे लोगों को दिखाऊंगा। बट ही डिड नॉट विन एनी प्राइज़। लेकिन ऐसा कर कर इन्हें कोई भी प्राइज़ नहीं मिला। और जब इन्होंने अपने आसपास देखा, ये तो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी भी हुआ क्योंकि सबके पास सब कुछ था, मेरे पास ही कुछ नहीं था। तो जब इन्होंने ऐसा सोचकर अपने आसपास देखा तब इनको क्या पता चला, इनको ये पता चला कि जो विनर्स थे हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। जो विनर्स थे उन्होंने कोई रियल एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया था। So he decided to do further research in his favorite field, that is insect, on which he had already been doing work. जब इनको लगा कि अब मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए तब इन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। और इन्होंने सोचा किस पर करूं। तो इन्होंने सोचा कि मुझे क्यों ना मैं इंसेक्ट पर ही रियल एक्सपेरिमेंट करूं, जिनको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूं। कौन से इंसेक्ट? वही बटरफ्लाइज विच हैड ऑलरेडी बीन डूइंग वर्क, जिनके ऊपर ही ऑलरेडी काम कर ही रहे थे। अब कह रहे थे मुझे कोई एक्सपेरिमेंट के जो आइडियाज़ हैं उनको चाहिए, तो इन्होंने आइडियाज़ के लिए लिखा, वो लिखा, डॉक्टर अर्काट को लेटर लिखा, और डॉक्टर अर्काट ने इसका रिप्लाई भी किया। और रिप्लाई में इनको कई सारे इनको दिए, जिनको कई सारे एक्सपेरिमेंट दिए जिसको ये कर सकते थे। द फेमस साइंटिस्ट गेव हिम मैनी सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए फेमस साइंटिस्ट ने इनको कई सारे सजेशन दिए। These experiment kept एब्राइट बिजी ऑल दो हाई स्कूल। अब ये एक्सपेरिमेंट इतने सारे थे कि इनको एब्राइट करते करते हाई स्कूल में पहुंच गए अपने। अब ही ऑल्सो वॉन मैनी प्राइज इन द काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। अब इन शुरुआती जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उससे काउंटी साइंस फेयर में तो जीते ही, साथ ही साथ इनको इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी दाखिला मिल गया कि अब ये इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी प्रोजेक्ट ला सकते थे। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट। अब इनका जो 8th ग्रेड में इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, एवराइट ने 8th ग्रेड में क्या करने का सोचा, इन्होंने एक वायरल डिजीज दैट किल्ड ऑल मोनार्क कैटरपिलर। हर मोनार्क कैटरपिलर को मारने वाला जो वायरल डिजीज रिलीज हुआ था उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ही थॉट दैट डिजीज माइट बी कैरिड बाई अ बीटल। इनको ऐसा लगता था कि जो डिजीज़ है ये पक्का एक इंसेक्ट है, बीटल, उसके द्वारा की जाती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। ये अब इसको सोच कर क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि जहाँ बीटल रहेंगे वहाँ पर कैटरपिलर्स को रेज करूँगा, ग्रो करूँगा। बट ही डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट। लेकिन इसको कर कर इनको कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला जिसके ऊपर ये कह सकते थे कि हाँ ये इसीलिए होता है। तो क्या, तो बट ही शोड हिज एक्सपेरिमेंट इन द साइंस फेयर एंड वॉन। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने साइंस फेयर में अपने दिखाया और वहाँ पर ये जीते भी, क्योंकि इन्होंने कोई रियल एक्सपेरिमेंट करने का सोचा था। So the next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies imitate monarchs. अब इनका जो नेक्स्ट साइंस फेयर था, प्रोजेक्ट था, नेक्स्ट साइंस फेयर का जो प्रोजेक्ट था ये किस पर टेस्ट करने का था, ये इस बात को टेस्ट करता था कि क्या सच में जो वायसराय बटरफ्लाइज हैं वो इमिटेट करती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज को, यानी कॉपी करती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज को। किस लिए? वो कहते हैं कि जो वायसराय बटरफ्लाई हैं वो मोनार्क की तरह इसलिए दिखना चाहती हैं क्योंकि जो मोनार्क हैं वो बर्ड्स को स्वाद में अच्छी नहीं लगती हैं, और वायसराय सोचती हैं कि अगर मैं भी ऐसा करूँगी तो मैं भी इनके बर्ड्स द्वारा खाने जाए से बच जाऊँगी, क्योंकि बर्ड्स को लगेगा कि मैं तो मोनार्क हूँ। तो इस प्रोजेक्ट वाज टू सी इफ बटरफ्लाई वुड ईट मोनार्क्स। अब जो इनका दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट था वो इसलिए था कि क्या सच में जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को खाएंगी। अगर खा लेंगी तो ये गलत हो जाएगा, और नहीं खाएंगी तब ये जान लेंगे कि हाँ सच में ऐसा ही होता है।
और ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करते भी हैं वहाँ पर अपने काउंटी साइंस फेयर में, जहाँ पर ये देखते हैं कि जब ये एक बर्ड को रखते हैं और एक मोनार्क बटरफ्लाइज को रखते हैं और बर्ड का खाना भी रखते हैं, एक ऑर्डिनरी बर्ड फूड, तब ये देखते हैं कि जो इनकी बटरफ्लाई थी, इनकी जो बर्ड थी, उसने अपना ऑर्डिनरी बर्ड फूड तो खाया ही नहीं, लेकिन उसने जो बटरफ्लाइज थी मोनार्क उसको सारी खा लिया। इसका मतलब इनका जो वो था, इनका जो आप कहेंगे प्रेजेंटेशन था, वो अगेन टोटली गलत हो गया, इनका प्रेजेंटेशन दोबारा से ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी इनको फर्स्ट प्लेस मिला जूलॉजी के अंदर और थर्ड प्लेस मिला टोटल काउंटी साइंस फेयर के अंदर। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में इन्होंने क्या किया, एवराइट रिसर्च लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन। यहाँ से इन्होंने क्या किया, अब आपको पता है कि इन्होंने लगातार दो जो फेलियर हैं उनको झेल लिए हैं, और अब लेकिन इनके साथ फेलियर कम होने वाले थे, तो ही अपने जो हाई स्कूल का सेकेंड ईयर था उसमें इन्होंने एक रिसर्च की, किस लिए, ये दिखाने के लिए कि इनको ऐसा लगता था कि कोई अननोन इंसेक्ट हार्मोन है। जैसे अब आपको अगर मैं डीप में बताऊँ तो इन्होंने देखा कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं उनके ऊपर 12 जो हैं 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट हैं, यानी 12 जो हैं छोटे छोटे गोल्ड के स्पॉट हैं। तब इनको लगा कि ऐसे हैं क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसी कहती थी कि ये तो ऑर्नामेंटल है, दुनिया को मतलब जैसे बटरफ्लाइज के ऊपर कभी कभी ऐसे फूल बना रहता है तो वो ऑर्नामेंटल है, यानी वो अच्छा लगे इसलिए। लेकिन इनको ऐसा विश्वास नहीं होता था, सोचते थे नहीं कुछ तो ऐसा है, इसलिए जो ये हैं इनके ऊपर 12 टाइनी स्पॉट गोल्ड के होते हैं। अब इसको जानने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब इसके ऊपर जब इन्होंने डिस्कवरी की तो इट लेट न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल। अब इन्होंने जब इसके ऊपर डिस्कवरी की तब इनको ये पता चला कि हाँ ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो गोल्ड स्पॉट हैं ये ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं जिनसे जो उनके कैटरपिलर हैं और प्यूपा हैं वो अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। अब इसी थ्योरी, ये जो थ्योरी थी इसने क्या किया, इसने लाइफ ऑफ सेल पर एक बड़ा कदम था, यानी लाइफ ऑफ सेल के बारे में भी बहुत कुछ बताया। दिस प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी साइंस फेयर एंड एंट्री टू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब इसको करने के बाद इनको काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस मिल गया, और साथ ही साथ फर्स्ट प्लेस मिल गया काउंटी साइंस फेयर में, और साथ ही साथ इनको जो एंट्री मिल गई किसमें, इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में। फेयर आपको पता है ना, फेयर का अर्थ होता है कि अ प्लेस वेयर एवरीवन, इसको बड़ा हो जाएगा वरना मैं लिख देता। फेयर का मतलब क्या है, फेयर का मतलब ऐसे तो होता है मेला, लेकिन यहाँ पर जो फेयर है ऐसा है कि आप अगर कभी देखेंगे तो आप जाएंगे कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारा अपना प्रोजेक्ट बना कर लाते हैं ना, तो उसी को आप फेयर कहते हैं। तो तो वही फेयर क्या है, प्लेस वेयर स्टूडेंट्स shows their projects and shows their experiment, shows their invention, and they can also show their ideas and theories। तब ऐसा कर कर इनको इंटरनेशनल साइंस फेयर में एंट्री मिल जाती है, और जहाँ पर वो अपना पहला जो प्रोजेक्ट है उसको दिखाते हैं और थर्ड प्लेस पाते हैं। ये ऑल्सो गॉट अ चांस वर्क विद वाल्टर रीडिंग। यहाँ पर इनको ये जो रैंक है तो मिलती है, साथ ही साथ इनको जो रीडिंग आर्मी ऑफ इंस्टीट्यूट है, वो वाल्टर रीड आर्मी ऑफ इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है, वहाँ पर इनको काम करने को मिल जाता है। काम मतलब वही इनकी जो रिसर्च थी उसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इनको मिल जाता है। अब राइट, इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज नेवर अबेटेड यानी रिड्यूस, यानी जो हमारे जो वो थे, रुक जाओ, हमारे जो रिचर्ड ब्राइट थे, इनके अंदर जो बटरफ्लाइज को जानने का, बटरफ्लाइज के अंदर का जो इंटरेस्ट था वो इनके अंदर कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो एज अ हाई स्कूल जूनियर ही कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। अब मोनार्क प्यूपा पर इन्होंने एडवांस एक्सपेरिमेंट करने लगे, किस पर, अपने स्कूल हाई स्कूल जूनियर में, यानी 9th 10th ग्रेड में। हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। यहाँ पर ये इनके प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्लेस मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में, यानी जिस क्लास 10th में हम लोग ये सोच रहे होते हैं यार देखती तो है लेकिन पता नहीं मुझको देखती है मेरे पीछे वाले को देखती है, उस समय पर इन्होंने इंटरनेशनल साइंस फेयर में पहला स्थान प्राप्त कर लिया था। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन जूलॉजी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर से। अब आपको पता ही है कि जब ओवरऑल इंटरनेशनल साइंस फेयर में इनको फर्स्ट प्लेस मिला है तो जूलॉजी के अंदर तो फर्स्ट प्लेस मिलना ही था, यानी अगर आप अपने स्कूल में फर्स्ट आएंगे तो आप अपनी क्लास में तो फर्स्ट आएंगे ही। तो ही ऑल्सो वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। अब इनको आर्मी लेबोरेटरी में काम भी इनको करना था, एंड एट द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर
लेबोरेटरी अब इनको और ज़्यादा अच्छी जो डिपार्टमेंट थी US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी, वहाँ पर भी इनको काम करने का मौका मिलता है। द फॉलोइंग समर एब्राइट वेंट बैक टू द अब जो अगला समर आता है वहाँ पर ये दोबारा से वापस जाते हैं उसी लैब में, एग्रीकल्चर लैब में, जहाँ पर इनको बहुत क्या मिलता है, वर्क ऑन द हार्मोन थ्योरी, और वहाँ पर ये फिर से उसी हार्मोन थ्योरी पर क्या कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं। एंड वाज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर, और उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर को ये समझ जाते हैं, यानी जो इनहेरिटेंस इत्यादि का सेल का काम है उसको यहाँ पर समझ जाते हैं। आपकी स्टोरी कहती है कि वहाँ पर जब इनको ये चीज़ पता चलती है तब ये ना ये यूरेका चिल्लाते हैं ना मुझे मिल गया ऐसा चिल्लाते हैं, चूँकि एक धीर वीर गंभीर आदमी थे, इसीलिए तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ मैंने जो किया वो अच्छा है, हो गया है, ठीक है। जस्ट लाइक योर क्लास, आपके क्लास के टॉपर। तो नो वन वाज सरप्राइज व्हेन रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हार्वर्ड हाईएस्ट ऑनर। किसी को भी कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उनको ये पता चला कि जो रिचर्ड है वो हाईएस्ट ऑनर के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका है। अब वैसे ही भाई अगर आपके क्लास का टॉपर है, अब आपके 10 में से 8 नंबर मान लीजिए टेस्ट में आ गए, तब आपके पापा तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो टॉपर है जिसके 10 में 10 आते हैं उसके 10 में से 8 आ जाएंगे तो उसके पापा उसे डांटने लगेंगे। उसी तरह से जब एक बच्चा जिसको इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी इतने अच्छे अवार्ड मिल रहे हैं, जो इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी फर्स्ट पोजीशन ला पा रहा है, वहाँ पर अगर उसकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सेकंड रैंक के साथ वो पास होता है, तब तो इससे बड़ा ताजुब तो ये है कि फर्स्ट कौन आया बे है ना। तो ही ऑल्सो बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्टोर। उसी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में क्या हो गए, स्टोर कह रहा हूँ, उसी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में क्या हो गए, एक स्टूडेंट रिसर्चर बनकर गए। There he began experiment to test his theory. If the theory proves correct, it will be a big step to our understanding the life process. वहाँ पर ये अपनी एक्सपेरिमेंट किस पर, थ्योरी पर अपनी करने लगते हैं। अगर ये थ्योरी सही हो जाती तब लाइफ प्रोसेस को समझने में बच्चों को और ज़्यादा आसानी हो सकती थी, जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट। It might also lead to new ideas for preventing some type of cancer and other diseases. अब अगर ऐसा हो जाता तब क्या होता, तब कुछ तरह के कैंसर्स को से ही बचा जा सकता था, और जो कुछ अलग तरह की बीमारियां हैं उनसे भी बचा जा सकता था। ये तो हो गई इनकी पढ़ाई लिखाई वाली बात, साइंस वाली बात। अब अगर बात करें तो केवल साइंस वाले बच्चे नहीं थे। एब्राइट हैज़ मैनी अदर इंटरेस्ट ऑल्सो। एब्राइट को और भी कई तरीके के इंटरेस्ट थे। ही ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर, एक चैम्पियन डिबेटर बने, पब्लिक स्पीकर बने, एक गुड कैनोइस्ट बने। कैनोइस्ट का मतलब होता है पर्सन हु कैन ड्राइव बोट, तो बोट ड्राइवर आप कह सकते हैं, ठीक है। ये गुड बोट ड्राइवर भी बने, यानी एक बढ़िया नाव चालक भी थे। साथ ही साथ एंड एन ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, यानी टोटल एक आउटडोर पर्सन बने। भले इन्होंने साइंस में इतना बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन फिर भी ये घर में बैठकर किताबी कीड़े नहीं बने। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, और एक जहाँ पर ये फ़ोटो किसके लिए करते थे, नेचर के लिए करते थे, और साइंटिफिक एग्जिबिट्स के लिए करते थे। एग्जिबिट्स का अर्थ होता है प्रदर्शन, आप प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, ठीक है। जो साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस हैं उनकी भी ये परफेक्ट इमेजेस लिया करते थे, क्योंकि जब ये किंडरगार्टन में ही थे तभी इनको कैमरा मिल गया था भाई। तो इसका मतलब आपको और आपके घर वालों को सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। देन यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, देन यू कैन बिकम अ बिग सक्सेसफुल पर्सन। आपकी स्टोरी ये जो पीपीटी है यहीं पर ख़त्म होती है। हालांकि आपकी जो स्टोरी है वो थोड़ा और आगे बढ़ती है, जहाँ पर बात आती है रिचर्ड एवेरर की। ये इनके सोशल साइंस के टीचर थे, जहाँ पर रिचर्ड कहते हैं कि मुझे केवल रिचर्ड एवेरर ही ऐसे आदमी थे कि मतलब सब तो मेरी तारीफ़ करता था, लेकिन मैं इनकी तारीफ़ करना चाहता था। जहाँ पर रिचर्ड एवेरर फ्लो बैक मतलब बाउंस बैक करते हैं किसी चीज़ को कि, लेकिन जो रिचर्ड था वही बहुत ही ग्रेट स्टूडेंट था। ये कहते हैं कि जहाँ बच्चे रात भर 2 हफ्ते मेहनत करते थे डिबेट की जो रिसोर्सेज थे उनको इकट्ठा करने में, वहीं पर जो रिचर्ड था वो एक रात के 2-3 घंटे ही देकर इन सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया करता था। साथ ही साथ ये ऐसा भी बताते हैं कि जो रिचर्ड एवेरर हैं ये भी बताते हैं कि हाँ, एक और पॉइंट कि ये जब डिबेट में जाते थे तब ये जीतते, इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आदमी थे, इनको कंपटीशन का बहुत मन करता था। लेकिन ये कहते थे कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये कंपटीशन इसलिए करते थे, किसी बैड सेंस में कंपटीशन करते थे, तो आप लोग गलत हैं। इनका कंपटीशन किसी भी बैड सेंस में नहीं रहता था। ये कंपटीशन करते थे जीतने की सेक यानी इंटेंट, इरादा या मोटिव आप कह सकते हैं। इनका मोटिव रहता था कि मैं जीतूँगा, इनका इंटेंट, इनका इरादा था कि मैं जीतूँगा, इसलिए खेला करते थे। और सॉरी हाँ मैं गलत बता रहा हूँ।
ये जो कंपटीशन क्या करते थे, रिचर्ड एवेरर कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आदमी थे, लेकिन एक बैड सेंस में नहीं थे। ये कभी भी कंपटीशन इसलिए नहीं करते थे कि मतलब ये चाहते थे कि मैं जीतूं, ऐसा इनके अंदर कोई भी दुर्भावना नहीं थी। साथ ही साथ ये किसी प्राइज़ को पाने के लिए भी ऐसा नहीं करते थे। ये करते किस लिए थे, ये कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मेरे अंदर एक ये मोटिव था कि कम से कम जो काम कर रहा हूँ उसको तो मैं परफेक्टली करूँ। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ तो अच्छे से ही लिए। अब आपके घर वाले आपसे कहते नहीं है ना ये करो वो करो, मतलब ऐसा तो नहीं कहते ना आपके पापा कि चल मेरे साथ कमा के आ, पैसा लेके आ, ऐसा तो नहीं कहते। आपके साथ जॉब ही आपके पापा जॉब करते हैं, आपको करने को तो नहीं कहते ना। अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस में तो नहीं भेजते ना। तो इसी तरह से अगर आपको एक ही काम दिया गया है पढ़ने का, तो आपको उस काम को करना चाहिए। उसी तरह से जो हमारे ये थे रिचर्ड एब्राइट, इनको भी कहा जाता है कि ये ऐसा सोचते थे कि जो काम आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए। और लास्ट पॉइंट के साथ इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं, जहाँ पर रिचर्ड एवेरर कहते हैं कि अगर आपको भी एक साइंटिस्ट बनना है तब आपको चाहिए एक फर्स्ट रेटेड माइंड, यानी एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट माइंड। साथ ही साथ आपको चाहिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, और थोड़ी सी आपको चाहिए जीतने की जो विल है, जो जीतने का आशा है, जो जीतने का इंटेंट है, वो अगर आपके अंदर है तो अगर आप इस सबको मिलाते हैं तो आपको एक परफेक्ट साइंटिस्ट बनकर आता है। कहते हैं कि भले ही बहुत मतलब जो बहुत समय बीतते गए, लेकिन हमारे रिचर्ड एब्राइट के अंदर साइंस के लिए, बटरफ्लाइज के लिए और पढ़ाई के लिए कभी भी इनके अंदर जो इनका क्यूरियोसिटी थी वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई। और यही अच्छी बात के साथ इस स्टोरी को आपके एंड करते हैं, और इसी के साथ आपका लेक्चर भी ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का रिकॉर्डेड लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर आपका रिकॉर्डेड वैसे नहीं है क्योंकि इसको मैं लाइव आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन लाइव जो था वो अपलोड नहीं हो पाया ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज़, ड्यू टू सम नेटवर्क इशूज़ आप कह सकते हैं। आप देख भी सकते हैं इस टाइम पर भी नेटवर्क बहुत सही नहीं है, तो इसीलिए कुछ नेटवर्क इश्यूज़ के कारण आप समझ सकते हैं कि आपकी लाइव जो थी वो उस समय बीच में ही कट हो गई। तो आपको आगे लाइव तो पूरा दिखा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग थी वो बीच से ही आई। 6 मिनट की रिकॉर्डिंग है, तो मैंने उसे हटा दिया है, और ये जो रिकॉर्डिंग है आपकी, ये आपके पास अपलोड हो जाएगी। आज हमारा जो इंग्लिश था कोर्स बी जो था वो बेसिकली हमारी तरफ से ख़त्म होता है। अब बचा है केवल कोर्स ए। कोर्स ए के भी अंदर आपके 6-7 चैप्टर हैं, जिसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते के अंदर ख़त्म कर दें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। बाकी आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इस स्टोरी को पढ़कर जो भी मोटिव आया है या कोई भी डाउट है तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको कोर्स ए की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।